नमस्कार साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आप सभी मेरे सेशंस को क्यों अटेंड करते हैं। आपने क्यों ये डिसीज़न लिया है कि आप सभी को मेरे सेशंस को अटेंड करना है। मैं ये उत्तर आप सभी से चाहता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप सभी लोगों ने ये डिसाइड क्यों किया है कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करें। किस वजह से, क्यों आप मेरे सेशंस को अटेंड करते हैं। दीपक जी बताएं, नेहा बताएं, नावेद आप भी बताएं। टू सीक नॉलेज, नावेद इज राइटिंग, नॉलेज लेने के लिए हम अटेंड करते हैं। तो नॉलेज लेने के लिए तो और भी मीडियम्स हैं। नॉलेज तो आप कई सोर्सेज से ले सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज लेने के। फिर आपने क्यों डिसीजन लिया है कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं। वर्षा आप भी बताएं, आप मेरे सेशंस को क्यों अटेंड करना चाहती हैं। फॉर लर्निंग, वी गेट मोटिवेटेड, ओके, फॉर मोटिवेशन, फॉर लर्निंग। क्या किसी ने आपको कहा है कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करें। योर एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड बुक्स, ओके। अब मेरा अगला सवाल है, अगला सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आपको किसी ने कहा है कि मेरे सेशंस को अटेंड करें। क्या आपको किसी ने कहा है कि मेरे सेशंस अटेंड करें। किसी ने कहा है कि हाँ अटेंड करना है आपको। ये आपकी चॉइस है या किसी और की चॉइस है। इज इट योर चॉइस टू अटेंड माई सेशंस और इट इज द चॉइस ऑफ समबडी एल्स टू अटेंड माई सेशंस। ये किसी और की चॉइस है या आपकी चॉइस है। बिकॉज यू टेल द थिंग्स इन ईजी गोइंग वे। वर्षा इट्स ओके, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू नाउ, अब मैं जो पूछ रहा हूं उसको सुने आप। क्या ये आपकी खुद की चॉइस है या इट इज माई विश। नावेद इज राइटिंग इट इज माई विश, ये मेरी विश है। यानी ये आपने डिसाइड किया है। माई चॉइस, दीपक जी से आपने डिसाइड किया है, आपका निर्णय है, आपकी चॉइस है कि आप मेरे सेशंस को अटेंड करें। कोई और आपको बाध्य तो नहीं कर रहा इसके लिए। मैं सभी से पूछ रहा हूं नगमा, आई एम आस्किंग एवरीबडी जो भी ऑनलाइन, कि क्या आपको बाध्य किया गया है। आर यू फोर्स टू अटेंड माई सेशंस, या आप स्वतः, आपकी अपनी चॉइस है कि आप सेशंस को अटेंड करें। जी ध्रुवेश जी बताएं, ये आपकी चॉइस है या somebody is forcing you to attend the session. Neetu is saying my choice. Now it is my choice. Now it is my choice. Okay. चलिए अब मैं आपको बताता हूं। आज का विषय है डिसीजन मेकिंग। एंड डिसीजन मेकिंग, माय डियर फ्रेंड्स, is your own. But before I was not knowing you. Okay, Nagma, how do you know me? You can tell. Decision making is your own. Mind my words. Decision making is my own. Decision making मेरी है, किसी और की नहीं है। ये पहला लेसन जो आज मैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपको दे रहा हूं। थ्रू योर सेशन आई लर्न हाउ टू बूस्ट अप माई कॉन्फिडेंस। सोनी, ओके। नगमा, पहला लेसन जो मैंने आपको अभी दिया, आप सबको दिया, डिसीजन मेकिंग इज माई चॉइस। डिसीजन मेकिंग इज नॉट एनीबडीज चॉइस। यू अग्री? How many of you agree? How many of you agree that decision making is my choice? Decision making मेरी choice है, decision making किसी और की choice नहीं है। How many of you agree? आप में से कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि डिसीजन मेकिंग खुद की होती है, किसी और की नहीं। How many of you agree? नावेद जी, do you agree? वीरपाल जी, do you agree? यस सर, खुद की होती है। चलिए, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल।
लेट अस क्रिएट ए सिचुएशन। कई बार जब आप कुछ करना चाहते हैं और फंस जाते हैं, और तब आप किसी सीनियर के पास जाते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं, सर समटाइम इट टेक्स, चलिए आपने कहा डिसीजन मेकिंग खुद की होती है, मैंने भी कहा डिसीजन मेकिंग खुद की होती है, डिसीजन मेकिंग इज माई चॉइस, मैंने भी ये बोला। अब सुने मेरा एग्जाम्पल, उसके बाद मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा, उसका उत्तर दीजिएगा। आज सवाल बहुत पूछने वाला हूं आप लोगों से। आप कहीं फंस जाते हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, और फिर आप क्या करते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर यू आर राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग, लिसन टू मी। अगर आप लिखेंगे, लिखते रहेंगे लगातार, तो आपका अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। लिखना बंद करें, जब मैं कहूं तभी लिखें। आप किसी विषय पर डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन फंस जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजन, और उसके बाद आप किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास, ग्रेट पर्सन के पास जाते हैं, किसी सीनियर के पास जाते हैं, और उससे कहते हैं सर ये मैं क्या करूं, यहां पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मुझे। आजकल के बच्चे हैं, वो पहुंच जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है पहुंच जाते हैं साधु संत महात्मा के पास, गुरुजी कृपा निधान, क्या करें, फंस गया हूं। जवाब क्या मिलता है, वो कहते हैं ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो बच्चा, भला होगा। आप कहते हैं हाँ, इन्होंने बताया है, श्रेष्ठ व्यक्ति ने बताया है, एक ऐसे आदमी ने बताया जो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारी नॉलेज है उसे, वो बहुत कुछ जानता है, ज्ञानी है, उसने दुनिया ज्यादा देखी है, उसकी बात मान लेता हूं। डिसीजन आपने लिया, आपने लिया डिसीजन। अब आंसर दीजिए, डिसीजन किसने लिया? आपने लिया डिसीजन, आपका डिसीजन नहीं है। इस सिचुएशन में हुआ क्या है ये समझे आप। दूसरे व्यक्ति का डिसीजन आपके ऊपर थोपा गया है, किसी और का डिसीजन आपके ऊपर थोप दिया गया है। और मैंने क्या कहा था, डिसीजन मेकिंग क्या है, इट इज योर चॉइस। अब आप सब कहेंगे, मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे भी, कि हमें कहीं ना कोई तो बताएगा, कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी उस काम को करने की, तभी तो करेंगे। तो फिर ये क्या बात हुई, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, जब यहां पर बात हम इस उदाहरण की रख रहे हैं, तो यहां दो वर्ड सामने आ जाते हैं, एक आता है एडवाइस और एक होता है डिसीजन मेकिंग। जब आप फंस जाते हैं तब आप किसी शख्स के पास पहुंचते हैं उसका ज्ञान लेने के लिए, उसका मार्गदर्शन लेने के लिए, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। रिमेंबर, आपको करनी है। मैंने क्या बोला, आप मार्गदर्शन के लिए जा रहे हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग किसे करनी है, आपको करनी है। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, यहां पर आपको एडवाइस के बारे में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग एडवाइस और डिसीजन मेकिंग को, ये एग्जाम्पल जो मैंने रखा है इसमें एडवाइस और डिसीजन मेकिंग बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए एक साथ। क्योंकि जब आपने, किसी ने कहा ऐसा कर लो और आपने कर लिया, तो इसका मतलब एडवाइस जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो गई। ऐसा नहीं है साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है ये बताना बहुत आसान है, मैं आपको बड़े आसानी से बता सकता हूं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के पीछे जो मिथ्स हैं, धारणाएं बनाई हुई हैं लोगों ने, मिसकंसेप्शंस बनाए हुए हैं, उनको दूर करना पहले जरूरी है इस सेशन में। तो मैं पहले उसकी बात करूंगा। एडवाइस, कोई व्यक्ति आपसे 20 साल उम्र में बड़ा है,
क्या वो आपको ये कह सकता है कि ये काम कर लीजिए, आपका भला हो जाएगा? क्या ये स्टेटमेंट उसका सही है? क्या ये एडवाइस है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं बताता हूं क्यों। उसका, उस व्यक्ति का जो 20 वर्ष बड़ा है, उसका ज्ञान का लेवल आपके ज्ञान के लेवल से अलग है। उसका माहौल आपका माहौल अलग है। उसके सोचने की शक्ति आपके सोचने की शक्ति अलग है। उसका एक्सपोजर आपका एक्सपोजर अलग है। डू वी यूजली मेक बेटर डिसीजंस अलोन और विद ए ग्रुप? वाई? व्हेन डू वी आस्क फॉर हेल्प? मैं बताऊंगा इसके बारे में। नगमा जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूं। इसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। हम अकेले में डिसीजन ले सकते हैं या दूसरों की राय से ले सकते हैं। आई विल कम बैक टू दैट, मैं उस पर आऊंगा। मैंने शुरुआत वहीं से की थी, डिसीजन से। ये वही पॉइंट है जो मैं रख रहा हूं, तो आप पहले अच्छे से समझ लें इसको। बात चल रही थी एडवाइस की, हम एडवाइस की बात कर रहे थे। तो जो शख्स आपसे 20 वर्ष उम्र में बड़ा है, उसका कल्चर और आपका कल्चर अलग है, उसका माहौल और आपका माहौल अलग है, उसकी अपब्रिंगिंग और आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी सोच और आपकी सोच अलग है, उसका एटीट्यूड और आपका एटीट्यूड अलग है। तब वो आपको कैसे राय सही दे सकता है? नहीं। डॉक्टर हमेशा यही कहेगा डॉक्टर बनो, टीचर हमेशा यही कहेगा टीचर बनो। वो टीचिंग के हिसाब से सोचेगा, उसकी सोच वही होगी। तो एडवाइस में क्या जरूरी होता है? एडवाइस जब भी करें, ऑप्शंस देके करें। पहले तो एनालाइज करें उस पर्सन को, उसकी सिचुएशन को, उसके माइंड को, उसकी कैपेसिटीज को, उसकी सोचने की क्षमता को, और उसके बाद उसके पास उसकी क्षमताओं के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से ऑप्शंस दें। जब आप उसको ऑप्शंस देते हैं, 10-12, 5-6 ऑप्शन देते हैं, अब डिसीजन कौन लेगा? अब डिसीजन वो लेगा। ये एडवाइस देने का तरीका है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ गिविंग एडवाइस। ऑप्शंस आप दे रहे हैं, और वो ऑप्शंस भी वेल थॉट ऑफ है, सोच समझ के दिए हुए, व्यक्ति को समझ कर दिए हुए हैं, उसके लेवल्स को समझ कर दिए हुए हैं। तो साथियों, सबसे पहले यह जरूरी है कि जब आप एडवाइस करते हैं तो आप अच्छी तरीके से पहले एनालाइज कर लीजिए कि उस व्यक्ति जिसको आप एडवाइस कर रहे हैं उसका लेवल क्या है। और हिंदुस्तान में हर आदमी एडवाइस देता है, जबकि एडवाइस का डेफिनेशन ही अलग है। डिसीजन मेकिंग आपका अपना काम है। लोग आपको बताते हैं, कह सकते हैं ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बट अल्टीमेटली आपको जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है, एडवाइस मत कहिए उसे, जो उन्होंने बोला है उसको अपनी परिस्थितियों में, अपने लेवल्स में टेस्ट करना होगा। और जब टेस्ट करने के बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, तब आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहां पर ये आपका डिसीजन है, इट इज योर वे ऑफ थिंकिंग। साथियों, डिसीजन मेकिंग के लिए आपको 2 टर्म और समझना जरूरी है। जैसे अभी मैंने एडवाइस और डिसीजन मेकिंग दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, उसी तरीके से आपको 2 चीजें और समझनी है। एक होता है कमिटमेंट और एक होता है प्रॉमिस। दोनों के दरमियान जो फर्क है वो समझना जरूरी है, इस लिहाज से क्योंकि डिसीजन मेकिंग में यह जरूरी होता है कि आप कमिटमेंट पे बल दें, ना कि प्रॉमिस पे। कमिटमेंट और प्रॉमिस के बीच में जो फर्क है, जो डिफरेंस है, वो कुछ ऐसा है कि प्रॉमिस आप दूसरे से करते हैं, प्रॉमिस आप दूसरे से करते हैं, कमिटमेंट आप अपने आप से करते हैं।
हालांकि बहुत ज्यादा बातें की जा सकती कमिटमेंट प्रॉमिस पे, लेकिन मैं एक थिन लाइन डिफरेंस आपको बता रहा हूं। कमिटमेंट इज डन टू योर सेल्फ, प्रॉमिस इज डन टू अदर्स। जो खुद से किया जाए वो कमिटमेंट है। और साथियों, डिसीजन मेकिंग आपके कमिटमेंट पे बहुत हद तक निर्भर करती है। आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, यू ओनली नो इट। आप जानते हैं उसे। आप अपनी क्षमताओं को जानते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज को जानते हैं। लोग शक्ति प्रदर्शन में बिलीव करते हैं, लेकिन शक्ति परिचय में नहीं है। आपको शक्तियों का परिचय होना चाहिए कि जो आपके अंदर शक्तियां हैं। लोग तो आपको या आपकी परिस्थितियों को जाने बिना भी राय दे देते हैं, परंतु निर्णय तो स्वयं समझ बूझकर लिया जाता है। बिल्कुल दीपक जी, एक्चुअल में मैंने आपको अभी डिफाइन किया कि एडवाइस किसे कहते हैं। वो एक्चुअल में एडवाइस नहीं होती है। जो लोग हिंदुस्तान में करते हैं ज्यादातर लोग, दैट इज नॉट एडवाइस। जो दी जाती है कि आप ये कर लीजिए, दैट इज नॉट एडवाइस। उसको हम कहते हैं इंपोजिशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। अपना निर्णय किसी और पे थोप देना, ये है। इट्स नॉट एडवाइस। अपना डिसीजन किसी और पे थोपना, अपनी चीज किसी और पर थोप देना, वो डिसीजन मेकिंग नहीं है। मैं अपनी चीज आप पे थोप दूं, दैट इज नॉट डिसीजन मेकिंग, दैट इज नॉट एडवाइस। एडवाइस नहीं है वो। एडवाइस का मीनिंग ये है कि आप सोच समझकर, जानकर, परिस्थिति का आकलन करके, व्यक्ति का आकलन करके, उसके लेवल्स को जानकर, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दें और फिर एक व्यक्ति उन ऑप्शंस में से एक सही, सबसे अच्छा ऑप्शन उसको पिक करे। यह डिसीजन मेकिंग हो गई। डिसीजन मेकिंग में ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव का। वी हैव गॉट वेरियस ऑप्शंस। उन ऑप्शंस में से हम जो सबसे अच्छा ऑप्शन है उसको पिक करते हैं। आदिल साहब क्या लिख रहे हैं? नीता बन्ना, यू आर ट्राइंग टू से समथिंग, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। अभी जो सवाल किया गया था उस सवाल पे आना चाहता हूं। डू वी यूजली मेक बेटर डिसीजंस अलोन और विद ए ग्रुप? व्हाई? व्हेन डू वी आस्क फॉर हेल्प? नगमा, डिसीजन आप चाहे ग्रुप में बैठकर आप चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप में बैठ के देखिए, लोगों के ओपिनियन को आप जान सकते हैं। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर, लेकिन डिसीजन हमेशा सेल्फ होता है, अकेले ही लेना होता है। अगर दूसरों के बात में आप जा रहे हैं, हो सकता है वो आपको फेवर कर जाए, और जनरली ये होता है कि जब फेवर कर जाती है तो हम कहने लग जाते हैं डिसीजन तो दूसरों से मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लाइफ की ज्यादातर सिचुएशन में अगर आप खुद निर्णय लेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। आपको अपनी पोजीशन का अंदाजा है, आपको अपनी क्षमताओं का अंदाजा है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज का अंदाजा। वो बात अलग है कि आप लोगों से जानने की कोशिश करें कि आप क्या हैं, और उसके बाद आप आकलन खुद आप उसको टेस्ट करें और फिर डिसीजन लें। लोगों से आप ओपिनियन ले सकते हैं, ग्रुप में बैठ के चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब डिसीजन लेना होता है तो वो सेल्फ पे होता है। या फिर जब हम टीम में होते हैं तो वो टीम पूरी मिलकर के, क्योंकि वो टीम का मतलब तो एक हो गया ना, एक सेल्फ हो गया। टीम एक सेल्फ से सेल्फ है वो, तो सबको मिलकर के डिसीजन लेना है। वहां पर सब मिलकर डिसीजन लेना है। व्हेन डू वी आस्क फॉर हेल्प? देखिए, आपको हेल्प का मतलब यहां पर यह नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड हो जाए। मैं बार बार इसी चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूं, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर। सर, हाउ टू नो आवर डिसीजन इज राइट और रॉन्ग? कैसे पता लगाया जाए कि हमारा डिसीजन रॉन्ग है या राइट है? देखिए, डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, पहली बात तो डिसीजन जो भी थॉटफुली लिया जाएगा वो राइट होता है, रॉन्ग नहीं होता।
किसी एक परिस्थिति में हमें वो डिसीजन रॉन्ग लगता है। मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। मैं अपना ही एक किस्सा बयां करता हूं। एक संस्थान में मैं जॉब करता था और कुछ लोगों ने जाकर कान भर दिए रिपोर्टिंग ऑफिसर के, कह दिया ये काम ये नहीं कर पाएंगे और ऐसा ऑल दैट, दुनिया जहां की चीजें। और फिर उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि मैं कुछ काम को कर नहीं पाया। तो मैं कहूंगा डिसीजन रॉन्ग हो गया? नहीं, वो डिसीजन मेरा उस वक्त भी सही था। मुझे उस काम को करना, आगे भी करना था, क्योंकि मुझे ये लड़ाई जिंदगी की लड़नी है। और मैंने कुछ टाइम बाद खुद अपने एक्शन से प्रूव कर दिया कि दैट पर्सन वाज रॉन्ग एंड आई वाज राइट। हाउ कैन वी एश्योर अदर्स दैट आवर डिसीजन इज राइट? आपको जरूरत नहीं है किसी को एश्योर करने की। वर्षा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका डिसीजन है ना, किसी और का नहीं है ना। कल को कोई आपसे आके कहता है कि आपने टीचिंग में आके गलती की, यू कुड बी ए डॉक्टर, तो आप उससे लड़ाई लड़ेंगे क्या? आप उससे झगड़ा करेंगे? आप ये कहेंगे नहीं, आई वॉज रॉन्ग, आई टुक ए रॉन्ग डिसीजन टू बी ए टीचर। आपने अपनी क्षमताओं से, अपने आप से सवाल किया, अपनी कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके ये डिसीजन लिया ना कि आप टीचिंग में जाना चाहते हो। ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी कैपेबिलिटी का रिजल्ट है, किसी दूसरे की नहीं। तो आपका स्वयं का लिया हुआ डिसीजन भले इन ए वे गलत हो जाए, लेकिन इट विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। यदि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके हित के साथ किसी का अहित ना करे, आपका निर्णय 100% सही है। बिल्कुल सही बात है दीपक जी, डिसीजन स्वयं का होना चाहिए। अगर किसी वजह से खुद के लिए डिसीजन से आप गिर भी जाते हैं, तो गिर के उठना भी तो आपको आना चाहिए ना। आपकी ही कैपेबिलिटीज के थ्रू गिरे हैं ना। हारे हुए को तो बाजीगर कहते हैं ना। तो क्या परेशानी है? स्टिल सम पीपल कैन क्वेश्चन अस दैट इट वाज नॉट टेकन, देन रिजल्ट कुड बी मच बेटर। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालते हैं वर्षा जी, यकीन मानिए मेरा। आप मुझे एक बात इतनी सी बता दीजिए कि हर किसी की थिंकिंग एक जैसी होती है क्या? जो आपकी थिंकिंग है वो दूसरे की भी होगी क्या? जब आपकी थिंकिंग और उस व्यक्ति की थिंकिंग एक जैसी नहीं है, तो उसकी बात सही कैसे हो सकती है? आप अपनी थिंकिंग, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ही तो निर्णय लेंगे। When we are not able to take any decision, then what should we do in that? That won't be considered as our own decision. नेहा, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा आप किसी के पास मत जाइए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि व्यक्ति की एडवाइस जो उसने कहा है उसको टेस्ट कीजिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, उसको टेस्ट कीजिए। Varsha, you are trying to say something I am not able to understand. You have written no there. I don't know why you have written no. आप उसको टेस्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के पास मत जाइए, उनसे बात मत करिए, बिल्कुल नहीं कह रहा। जो मैं कह रहा हूं या जो एडवाइस आपको दे रहा हूं, सो कॉल्ड एडवाइस, आप देखिए कि क्या वो इंप्लीमेंट करने लायक है या नहीं है। हम उसको एज इट इज अगर फॉलो कर लेते हैं, तब गलतियां होती हैं, तब गड़बड़ होती है। और इसीलिए आप देखिए कितना बड़ा नुकसान। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती में टीचिंग में आ गए, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, किसी और के कहने पे आ गए। तो आप बताइए, डिसीजन, आप भले लाइफ से सेटिस्फाइड हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग,
लेकिन वही डिसीजन अगर आपने सोच समझ के ले लिया होता तो शायद सीन कुछ और हो जाता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, किसी व्यक्ति को जो काउंसलिंग मिल रही है या एडवाइस मिल रही है, वो परिस्थिति के अनुसार टेस्ट करके अडॉप्ट करनी चाहिए। सर, इफ आवर डिसीजन इज रॉन्ग सो व्हाट शुड वी डू? अगर हमारा डिसीजन गलत है तो हम क्या करें? कुछ भी नहीं करें। क्या गलतियों से आप सीखते नहीं हैं? क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि आपके सारे डिसीजन सही होंगे? क्या किसी ने आपको बताई कोई बात और वो आपने फॉलो कर ली तो सही होगी हमेशा? ऐसा आप मानते हो क्या? डिसीजन मेकिंग ये एक नेचुरल चीज है, हमें लेना ही लेना है। हाउ डज इट मैटर? सवाल यह है कि डिसीजन अगर हमने सोच समझ के नहीं लिया, सोच समझ के लेने के बाद भी डिसीजन में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अंशी, यू आर सेइंग नो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, व्हाई यू आर सेइंग नो? अगर टेस्ट फेवर में ना जाए देन व्हाट शुड डू सर? अगर टेस्ट फेवर में ना जाए, फेवर में ना जाए तो कोई बात नहीं, एवरी रॉन्ग थिंग टीचेस यू समथिंग, कुछ ना कुछ सिखाती है वो आपको। ज्यादातर डिसीजंस जो आपकी सोच से निकलेंगे वो आपके फेवर में होंगे। यहां एक बात बताना जरूरी है आपके क्वेश्चन पे कि डिसीजन के मामले में देखिए दो चीजें होती हैं। जब गलत और सही के बीच में डिसीजन लेना हो तो फिर भी आसान होता है, सही और सही के बीच में डिसीजन लेना हो तो थोड़ा टफ हो जाता है, और एक सही और एक थोड़ा सही, ज्यादा सही, और यहां मुश्किलात आते हैं। तो ऐसे केस में हमें क्या फेवर में है और क्या फेवर में नहीं है ये देखना पड़ता है। अब फेवर में क्या चीज है? जो आपके जीवन का लक्ष्य है आप उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। जीवन के लक्ष्य के हिसाब से अगर डिसीजन लेंगे तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं उस बात का जो आपने पूछा है मुझसे, आपके ज्यादातर डिसीजन सही होंगे, क्योंकि ये रैशनल थिंकिंग पे बेस्ड है। अब रैशनल थिंकिंग पे आप चल रहे हैं तो आपके डिसीजंस बिल्कुल सटीक निकलेंगे, गोल सेटिंग के हिसाब से चलेंगे, गोल जो आपने बनाया उसके हिसाब से चलेंगे। अगर हम कुछ डिसाइड करते, कुछ नया करते हैं और उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं तो सब हमें फेल का सर्टिफिकेट दे देते हैं जब हमें जानते हैं कि हम फेल नहीं हैं। क्या फर्क पड़ता है? देखिए, एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता है, एक्सपीरियंस ठोकर खाने से आता है, ठोकर खाने से आता है एक्सपीरियंस। मैं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में जब गया था तो नया नया मैं एक पेज की स्क्रिप्ट लिखता था, और उस एक पेज की स्क्रिप्ट को आपको यकीन नहीं होगा साथियों, 20 बार 25 बार मुझे लिखना पड़ता था, फाड़ फाड़ के लिखना पड़ता था। तो मैं वो फेल होती थी, मेरे लिए फेल्योर होती थी, लेकिन उससे मैटर नहीं करता इतना। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज़ हमें ठीक लगती है और उसके अकॉर्डिंग हम कोई डिसीजन लेते हैं, ज़रूरत नहीं कि वो सबको एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल वर्षा, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आपका सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताइए, लाइफ आपकी, कर्म आपके, संस्कार आपके, नाम अच्छा होना खराब होना आपका, तो फिर डिसीजन किसी और के कैसे हो जाएंगे? फिर आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो, आपका मोरल डाउन हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आप डिसीजन लेने से डरते हैं। नहीं, यहां पे आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। वर्षा, मोटिवेशन बहुत जरूरी चीज है। ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आप एक्चुअल में अपने को कमजोर करने की बात बोल रहे हो। एक बहुत अच्छा सा शेर है, मैं सुनाना चाहता हूं। रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ जिंदगी देख लो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। ये चीज बहुत मायने रखती है। सर, आई ऑलवेज फॉलो माई ब्रदर्स डिसीजन, समटाइम आई फील आई एम नॉट हैप्पी विद देयर डिसीजन, बट इन अदर साइड आई फील ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही नोज बेटर देन मी रिगार्डिंग माई फ्यूचर। सर प्लीज रिप्लाई। नगमा, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं,
सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एल्डर ब्रदर, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप झगड़ा मत कर लीजिएगा अपने भाई साहब से। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मेरी सोच अलग, आपकी सोच अलग, आपके भाई की सोच अलग, आपके सपने अलग, आपके भाई के सपने अलग, आपके भाई का व्यवहार अलग, आपका व्यवहार अलग, आपके भाई के जिंदगी देखने का तरीका अलग, आपका जिंदगी जीने का तरीका अलग, आपके भाई के लिए कुछ चीजें अलग हैं, आपके लिए कुछ चीजें अलग हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जब मेरी थिंकिंग के हिसाब से तो मैं आपको कोई एडवाइस करूंगा ना, जैसी मेरी सोच होगी मैं उसके हिसाब से आपको एडवाइस, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता सही एडवाइस, लेकिन उसका टेस्ट होना जरूरी होता है। हो सकता है आपके ब्रदर इतना सेंस यूज करते हो, जो मैंने अब शुरू में कहा कि एडवाइस देते वक्त आपको यह ध्यान रखना होता है कि दूसरे व्यक्ति को जिसको आप एडवाइस कर रहे हो उसकी नॉलेज, उसके डिफरेंट लेवल्स को माइंड में रख करके आप उसे एडवाइस कर रहे हो, तब तो वो ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप परिवर्तन तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बट मेरा कहना यह है कि आप जो भी करना चाहते हैं वो आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर करे। अगर वो आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर नहीं कर रहा है तो फिर डिसीजन नहीं है। अब दूसरे को थोड़ी पता आपका गोल क्या है, या उसको पता हो तो चलो ठीक है, अगर उसको मालूम है देन इट इज ओके, नहीं मालूम है तो कैसे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा नगमा कि पहले ये चीज टेस्ट करना जरूरी है। आई डोंट नो कि आपके ब्रदर आपको अच्छे से समझते हैं या नहीं। अगर वो आपको अच्छे से समझने का मतलब क्या हुआ, आपकी फीलिंग्स, आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपकी सिचुएशंस, आपका नजरिया, ये सब वो अच्छे से समझते हैं, तब तो उनकी बात को एक्सेप्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। तो फिर आपने टेस्ट कर लिया चीजों को कि हाँ ये मेरे फेवर, तो वो आपके गोल स्टेटमेंट को फेवर करेंगी वो बातें, कोई बात नहीं, तो आपका ही डिसीजन हुआ वो, क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया कि उन्होंने जो कहा वो मेरे गोल स्टेटमेंट को फेवर कर रहा है। ओके, गो अहेड। लेकिन कोई व्यक्ति आपको एडवाइस दे के चला जाता है ऐसा कर लो, अरे कैसे कर लो भाई? मैं अगर आपसे ये कह दूं कि आप राइटिंग करना शुरू कर दो, राइटर बन जाओ, बन जाओगे क्या? कोई चीज मुझे हो सकता है बहुत आसान लगे, लेकिन आपको खुद को भी तो टेस्ट करना पड़ेगा ना उसको। मैं अपने मन की इच्छा, ये मैंने अपने मन की इच्छा आपसे कह दी कि आप ऐसा कर लो बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको अल्टीमेटली डिसीजन लेना होगा कि इज दैट फेवरेबल और नॉट। क्योंकि अगर आपने ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लिया तो हो सकता है आप गिर जाओ, आप गिर सकते हो नीचे, इसलिए जरूरी है। तो साथियों, डिसीजन मेकिंग एक इंडिविजुअल स्टेप है। देखिए दो चीजें होती हैं, अब जैसे मैं टर्म आपको बता रहा हूं ना, कमिटमेंट और प्रॉमिस मैंने बताया, उसी तरीके से विजडम और इंटेलिजेंस में फर्क है। यू शुड बी वाइज एनफ टू इंटरप्रेट पीपल्स कॉमेंट्स ऑन यू, पीपल्स पीसेज ऑफ सो कॉल्ड एडवाइस ऑन यू। आपको बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना है। लोग जो सो कॉल्ड एडवाइस आप पे कर रहे हैं उसको टेस्ट करना है कि वो आपके संस्कार को, आपकी भावनाओं को, आपके गोल स्टेटमेंट को मैच करती है या नहीं। कर रही है, ले लीजिए डिसीजन दैट इज फेवरेबल फॉर यू, गो अहेड। एज लॉन्ग एज वो आपको फेवर करती है गोल स्टेटमेंट को, आप आगे निकल जाइए। वर्षा, आर यू देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं एक सबको। आपको मैंने एक बार बोला था, जब सेशन लेने आया था, ट्रेनिंग सेशन आपके स्कूल में, तो मैंने कहा था यू शुड राइट, राइटिंग करनी चाहिए। और फिर मैंने आपको बताया था ना वो ऑप्शंस राइटिंग के, यू रिमेंबर वर्षा? ऑप्शंस बताए थे मैंने आपको कि व्हाई शुड यू राइट, बताया था आपको। और आपको वहां उस 5 मिनट की बात में मैंने यह भी बता दिया था कि आपके गोल स्टेटमेंट, सो कॉल्ड गोल स्टेटमेंट, जाहिर सी बात आप टीचिंग में हो तो आपका कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड गोल होगा,
तो मैंने वहां जस्टिफाई किया था कि हाउ राइटिंग विल हेल्प यू इन टीचिंग, यह आपको बताया था। तो इन ए वे आपको मैंने वहां एक रियलाइजेशन दिया था कि जो मैं बात कह रहा हूं उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप अपने गोल स्टेटमेंट को फेवर करोगे, तो फिर क्या होगा, वो डिसीजन सही हुआ या नहीं हुआ। लेकिन वो बात अलग है, आपने नहीं लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिसीजन इज योर्स, डिसीजन आपका। अब साथियों मैं चाहता हूं, जैसा मैंने कहा विजडम और इंटेलिजेंस, देखिए नॉलेज होना एक अलग चीज है, नॉलेज का कनेक्शन है इंटेलिजेंस से। ध्यान से सुने, नॉलेज का कनेक्शन है इंटेलिजेंस से, नॉलेज का कनेक्शन है इंटेलिजेंस से। लेकिन नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए जिससे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस हों, इसका कनेक्शन है विजडम से। नॉलेज का इस्तेमाल कैसे किया जाए जिससे डिजायर्ड रिजल्ट्स फेवर में हों, डिजायर्ड रिजल्ट्स मुझे मिलें, यह विजडम है। इसकी जरूरत है डिसीजन मेकिंग। नॉलेज लीजिए, लेकिन नॉलेज का इस्तेमाल किसके हाथ में है, आपकी परिस्थिति, आपकी सिचुएशंस, आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी क्षमताओं पे है। यह बुद्धिमानी है। इस बुद्धिमानी की जरूरत है, इस विजडम की जरूरत है डिसीजन मेकिंग के लिए। और यह जब आपके पास होगी तब आप बहुत सारी चीजों को फेवर में रख पाएंगे। एक चीज और है साथियों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, सिचुएशन का जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं। वर्षा आप इनिशिएट नहीं कर पाई, यू शुड इनिशिएट। एक और चीज जो मैं बता रहा हूं सिचुएशंस के अलावा, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, अनुभव, एक्सपीरियंसेस भी आपको मदद करते हैं डिसीजन मेकिंग में। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको गिरा देते हैं। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एक्सपीरियंस कई बार आपको गिरा भी देते हैं। कई बार जो आपने एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में होते हैं, और वो सिचुएशंस बाय डिफॉल्ट या पता नहीं आपका लक अच्छा था, वो फेवर में आ रही थी सिचुएशंस आपकी। तो जब फेवर में सिचुएशंस आती जाती हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस मिलने लग जाता है कि हाँ लाइफ बहुत बढ़िया है, ये चीज तो बहुत अच्छी है। जैसे आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रहेंगी, तो आप एक्सपीरियंस आपको क्या सिखाएगा कि हाँ जिंदगी में खुशियां ही हैं, गम नहीं है। और फिर एकदम से गम मिल जाएगा, और वहां गम वाली डिसीजन में, गम वाली सिचुएशन में आपको कोई डिसीजन लेना होगा, तो आप खुशी के एक्सपीरियंस को आप यूज करोगे वहां पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं विजडम बहुत जरूरी है, नॉलेज को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप जिस परिस्थिति में खड़े हैं उस परिस्थिति के अनुसार ही आप डिसीजन ले सकते हैं। एक्सपीरियंस, जमीन पर गिरे हुए दरख्तों को सलीका नहीं था शायद कि तेज आंधियों से कैसे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल आदिल साहब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको भी बड़ा सूझबूझ से और समझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। विजडम बहुत ज़रूरी है, बुद्धिमानी बहुत ज़रूरी है, और बुद्धिमत्ता के साथ ही आप आगे बढ़ें और डिसीजन तभी आप ले सकते हैं। रैशनल होकर सोचना ज़रूरी है। डिसीजन आपका गोल सेटिंग पे, आपके गोल स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। देखिए लाइफ में पहले गोल्स बना लीजिए। जब आपके लाइफ में गोल्स बन जाएंगे ना, फिर आप गोल स्टेटमेंट पे देखिए, उसको फेवर कर रहा है डू इट, नहीं कर रहा है छोड़ दीजिए, बस। और कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है आपको। गोल स्टेटमेंट को फेवर करे डू इट, गोल स्टेटमेंट को फेवर ना करे डोंट डू इट, खत्म। सिंपल, बहुत सिंपल थियरी दे रहा हूं आपको। आपका जो गोल स्टेटमेंट है उसको अगर आप की कोई बात फेवर कर रही है टेक द डिसीजन, नहीं कर रही है
लीव इट, वो फेवरेबल नहीं आती। दिक्कतें आती हैं वो अपने मायके आ जाती है, घर आ जाती है। वो दुखी है, परेशान है, तमाम बातें कहती है, ऐसा वैसा ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बताती है। उसकी माता जी बड़ा दुखी होती है और दुख में वो उससे कहती हैं अच्छा ऐसे किया, ऐसे नहीं करना था, देख लेंगे, ये कर लेंगे, एग्रेशन शो कर देती। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या होगा? कई बार डिसीजन गलत भी हो जाते हैं। सिचुएशन को समझना, परिस्थिति को समझना जरूरी होता है। परिस्थिति को समझ के ही आप निर्णय ले सकते हैं। अगर सिचुएशंस को नहीं समझेंगे तो निर्णय कभी सही से ले नहीं पाएंगे। निर्णयों को सही से लेने के लिए परिस्थिति को समझना पड़ता है। और जब जब आप परिस्थिति को समझते जाते हैं, जब जब आप अपने हालातों को समझते जाते हैं, जब जब आप अपने सिचुएशंस को और अपने कैपेबिलिटीज़ को समझ लेते हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बिल्कुल। तो मैं इसमें एक लाइन ये ऐड करता हूं, जितने चादर वो पैर फैलाओ। नहीं तो एक तरीका और है, चादर बड़ी कर लो, लेकिन चादर बड़ी आप ही करोगे, कोई और नहीं करने वाला है। चादर बड़ी हो जाए तो पैर फैला लो और अच्छे से। नोबडी एल्स इज गोइंग टू गिव यू द डिसीजन। लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको अपनी चीजें दे सकते हैं। फाइनली आपको देखना पड़ेगा कि वो चीजें आपके लायक है या नहीं है, वो आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, ये आपको देखना है। स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को वीक करता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कंट्रोल आप पे से खत्म हो जाता है। आप अपनी कैपेबिलिटीज को भूल जाओगे। जब भी स्ट्रेस में होगा आप अपनी कैपेबिलिटीज को भूल जाओगे। तो लाइफ में कुछ भी आप कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, वर्षा आपने कहा था ना कि सर लोग जो है वो हमारा को गलत बता दें तो हम क्या करेंगे, हमारे डिसीजन गलत बता दें। देखिए, स्ट्रेस काम खराब करता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिससे सारी सिचुएशंस जिसको फेवर करें, कोई नहीं। खुद भगवान भी नहीं है, उनको भी सारी सिचुएशंस फेवर नहीं करी, हमें कैसे कर सकते हैं? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने ये सोच लिया कि ये दिन मेरे लिए खराब रहा, तो अब ये खराब दिन जो है बाकी खराब दिन तो नहीं ला रहा ना। बाद में जाकर के चीजें ठीक होगी। सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है। ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ के। तो हम उससे अगर स्ट्रेस में आ जाएंगे तो हमारा डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? हम अपने से अगर भरोसा खत्म कर देंगे, अपने ऊपर से ट्रस्ट गायब कर देंगे, अपनी कैपेबिलिटीज को समझना बंद कर देंगे, तो फिर डिसीजन मेकिंग नहीं होगी ना। सो यू हैव टू कीप योर कूल। परिस्थितियां आपको टेस्ट भी करती हैं। आपको कई मर्तबा पिछले सेशंस में लगातार बताता चला आ रहा हूं मैं कि आप उठा के पढ़ लीजिए कुछ महान लोगों की बायोग्राफीज, आपको वहां पता लगेगा कि ज्यादातर लोग ऐसे ही सक्सेसफुल हुए जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल आपको सिखाता है। आप स्वतः डिसीजन जो लेंगे वो आपको एक सेटिस्फेक्शन, मैंने ही लिया ना, किसी और के कहने पे नहीं लिया। किसी और के कहने पे गड़बड़ भी हो सकता था। Nagma, thanks so much, sir. Nice to hear from you. Nagma, on what point you are saying thank you so much? Let me know. Thank you so much, sir. Which point you feel touched you? आपको क्या चीज़ अच्छी लगी जिसके लिए आप थैंक यू सो मच लिख रहे हैं? Let me know that, Nagma. Ups and down come into everybody's life. Yes, आखिर मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में बहुत सारी चीजें हिट होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं। जब तक आप हिट नहीं होंगे तब तक फिट नहीं होंगे। तो हिट होना जरूरी है। और आप देखिए, हिट
कितना अच्छा इंग्लिश का ये शब्द है हिट, ये आपको कितना बड़ा मैसेज देता है। हिट पॉजिटिव भी है और हिट नेगेटिव भी है। आखिर इंग्लिश वाले सारे सुन रहे हैं मेरी बात। हिट देखिए पॉजिटिव भी है, हिट नेगेटिव भी है। ये हमें प्रूव करता है कि एक लाइफ है, उसके अंदर दो एस्पेक्ट है और दोनों एस्पेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना है। जब तक आप अपने सेल्फ को मजबूत नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग कभी नहीं हो पाएगी। नेवर वीकन योर सेल्फ, नेवर वीकन योर सेल्फ। कष्ट तो प्रभु राम ने भी झेले, मर्यादा पुरुषोत्तम ने। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मेजर बात यह है कि आप जो कर रहे हैं उसमें, अब जैसे हम गैस करते हैं, अगर कोई चीज गैस भी कर रहे हैं तो वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो आप जब डिसीजन स्वयं लेते हैं तो आप सारी चीजों को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो स्वयं को एनालाइज करके जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हिट, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हिट हायर साइड पे होगा। लेकिन अगर आप डिसीजन दूसरे के कहने पे ले लेंगे जो आपको समझ नहीं रहा है, तो वहां पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हिट पीछे से, नेगेटिव साइड से, उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, वहां चॉइसेस ज्यादा हो जाएगी। अप्स एंड डाउन्स बोथ कम ऑन आवर चॉइस। यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर मैं अपने आप से ये कहूं चलो आज का दिन खराब गया, तो अगर मैं ये सोचूं, ये कहूं चलो आज का दिन खराब गया, तो एक कहानी शेयर करता हूं आपके साथ। पता नहीं मैंने की है नहीं किया, आई डोंट रिमेंबर, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। शायद की थी, आप लोगों को याद हो, अगर स्मरण हो। एक लेखक की कहानी, कि लेखक जो है वो पत्र लिख रहा होता है कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत दर्दनाक रहा और इस वर्ष मैंने बहुत परेशानियां झेली। सुनाई थी कहानी आप लोगों को मैंने? आप लोग बताएं। लेखक की कहानी थी दृष्टिकोण के ऊपर। क्या ये कहानी मैंने आपसे शेयर की, जिसमें उसने पत्र लिखा अपने कमरे में बैठ के एकांत में, और उसमें लिखा उसने कि ये वर्ष मेरे लिए बड़ा दुखदाई रहा। अपने दुख को एक्सप्रेस किया वहाँ पर और अपनी चिंता बताई। फिर उसकी वाइफ ने उसको जो है वो मॉडिफाई किया उस लेटर को, और अलग अंदाज में उस लेटर को लिखा उसी के लिए। क्या ये कहानी मैंने आपके साथ शेयर की है साथियों? एक राइटर की कहानी, बताएं आप लोग। एक राइटर की कहानी क्या मैंने आपके साथ शेयर की है, वाली जो पत्र लिखने वाली कहानी है? छोटी सी कहानी है ये। मैं, नेहा आपने लिखा नो, और मिंदर आप भी लिख रही हैं नो। चलिए मैं सुना देता हूँ आपको, बड़ी अच्छी कहानी है ये। एक राइटर अपने कमरे में बैठ करके एक पत्र लिख रहा था, और उस पत्र में उसने लिखा कि ये वर्ष मेरे लिए बहुत दर्दनाक रहा, दुख भरा रहा। इस वर्ष मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत विचलित हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत व्यथा में हूँ। उसने ऐसा लिखा। इस वर्ष मेरे पिताजी स्वर्गलोक से धार गए, स्वर्गलोक चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। 94 वर्ष के थे। उनका साया मेरे पास से चला गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं। फिर उसके बाद उसने आगे लिखा कि इसी वर्ष मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसके एक टांग में फ्रैक्चर आ गया। अब वो लंगड़ा के चलता है। मुझे उसे देखकर बड़ी पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख होता है। कितना खराब गया ये वर्ष मेरे लिए। फिर उसने आगे लिखा, इसी वर्ष मेरा रिटायरमेंट हो गया मेरी जॉब से। मैं एक पब्लिशिंग हाउस में कार्य करता था, लेखन कार्य करता था और पब्लिशिंग का काम करता था। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं अब अपने काम पे नहीं जाता हूँ, अपने यार दोस्तों से नहीं मिल पाता हूँ। मेरी ज़िंदगी अब मेरे परिवार के बीच रह गई। ये बड़ा दुखमयी बात है ये मेरे लिए। ये वर्ष मेरे लिए बहुत कष्टदायी रहा।
ये पत्र वो लिखता है। साथियों कैसा है पत्र ये? जब वो पत्र लिख रहा था उसकी पत्नी खिड़की से झांक करके देख रही थी कि मेरे पति कुछ लिख रहे हैं। पत्नी, जब पति चले जाते हैं पत्र लिख कर उस टेबल पर रख जाते हैं, तो पत्नी उस कमरे में जाती है, पत्र को उठाती है, पढ़ती है, और पढ़ने के बाद उस पत्र में कुछ चेंजेस करती है, उस पत्र को रिप्लेस करती है, और फिर वो पत्र लिखती है अपने पति के बिहाफ पर। अब उसको चेंज करके लिख रही है। उसने लिखा, ये वर्ष मेरे लिए बहुत दुखदाई रहा। इस वर्ष मैंने अपने पिताजी को खो दिया जो 94 वर्ष के थे। ऊपर वाले तेरा शुक्र है कि मेरे पिताजी किसी बीमारी से नहीं मरे, बल्कि बगैर किसी बीमारी के हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ऊपर वाले इस मौत के दुख से मुझे ये प्रसन्नता हुई कि मेरे पिताजी को कोई कष्ट नहीं हुआ। मौत तो सभी की है, लेकिन कम से कम मेरे पिताजी दर्द में नहीं गए। इसी वर्ष मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ। ऊपर वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शायद मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। मेरे बेटे को बहुत बड़ी हानि नहीं हुई, केवल उसके टांग में फ्रैक्चर आया और अब वो थोड़ा हल्का फुल्का लंगड़ा कर चलता है। इसी वर्ष मैं रिटायर हो गया कंपनी से। दोस्तों को नहीं मिल पाता हूँ, कोई बात नहीं। उस वक्त जब मैं वहाँ जाता था तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था। अब फैमिली को भरपूर टाइम देता हूँ। तो ऊपर वाले ये भी बड़ा अच्छा किया तुमने कि आज इस फेज ऑफ लाइफ में अब मैं अपने परिवार को अच्छा समय दे पा रहा हूँ। देखिए, नजरिया देखिए। वर्षा, ध्यान रखिए, एडवर्सिटीज, अनफेवरेबल सिचुएशंस आपको मजबूत बनाती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कई वर्ष एक टाइम खाना खाया है। नथिंग इज गुड और बैड बट आवर थिंकिंग मेक्स इट सो। हाँ नेहा, दिस इज व्हाट शेक्सपियर सेज। कुछ भी बुरा अच्छा नहीं होता, हमारी सोच पे डिपेंड करता है। आप अपनी सोच को अच्छा करिए, सोच को अच्छा करेंगे डिसीजन अच्छे होंगे। लाइफ में गिरना उठना चलता है, मगर जब डिसीजन आप अपनी बुद्धिमत्ता के साथ लेंगे तो वो आपको फेवर करेंगे। और गोल स्टेटमेंट को ध्यान रखिए, गोल स्टेटमेंट के हिसाब से चलिए। देखिए, जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में हम ये कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो हिट ही होगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हिट होने की हम बढ़ा सकते हैं जिन बातों को मैंने कहा है उनको फॉलो करके कर सकते हैं। तो थिंकिंग मैटर्स दी मोस्ट। थिंकिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेहा, आप ही ने जो बात अभी कही है, जो शेक्सपियर ने कहा था, लगभग उस जैसी बात मैंने पहले भी आपको एक सेशन में बताया था। मिल्टन ने कही थी, जॉन मिल्टन ने, द माइंड दैट लिव्स विद इन कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल और हेल ऑफ हेवन। हमारा माइंड हेल को हेवन बनाता है और हेवन को हेल बनाता है। ये मन है, ये माइंड है जो हेवन को हेल और हेल को हेवन बनाता है। सोच को बड़ा रखिए। हमारी थिंकिंग पॉजिटिव होगी, हम पॉजिटिव होंगे। दैट्स व्हाट नीतू सेज। हमारी अगर थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए। वर्षा, आप ही की बात को अभी तक चल रही है, इसी को मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मैटर है, बहुत ज़रूरी है समझना। इस पे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आपका आउटपुट ज़्यादा अच्छा कब होता है? सोच के बताइए। जब आप हैप्पी होते हैं या जब आप सैड होते हैं काम करते वक्त? एफर्ट लेवल कब बढ़ता है? सोचिए।
जब आपको लगता है, जब आप गिर जाते हैं ना नीचे, एक बार चोट लग जाती है, तब संभलते हैं ना, तभी संभलते हैं। अभी आकिब ने आंसर दिया व्हेन वी आर हैप्पी, लेकिन हैप्पी फ्रॉम वेयर? सवाल यह है, व्हाट इज हैप्पीनेस? व्हाट इज हैप्पीनेस? ये स्टेटमेंट मैंने जानबूझ के पूछा था क्योंकि आपको बताना मुझे हैप्पीनेस क्या है। यस, हैप्पीनेस विद पॉजिटिविटी, नॉट जस्ट कंफर्ट, नॉट जस्ट रिलैक्सेशन, अंदर से, वो है। आप विपरीत परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करते हैं या फेवरेबल परिस्थितियों में अच्छा परफॉर्म करते हैं? सोच के देखिए जरा। डू यू परफॉर्म बेटर? जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तब, या जब फेवर में होती हैं तब? बताइए। ज्यादातर विपरीत परिस्थितियों में हमारा माइंड तेज काम करता है। विपरीत परिस्थितियां हमारे माइंड को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं। अनफेवरेबल सिचुएशंस हमारे माइंड को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं, क्योंकि फिर हम सोचते हैं हमें सफलता लेनी है तो हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं। लेकिन जब सफलता सर पे चढ़ के आ रही होती है तो क्या होता है? वी टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो यार ये तो बाय डिफॉल्ट आती है हमें। ये होता है, ये होता है हार्ड टाइम्स में, टफ टाइम्स में, टफ सिचुएशंस में हम ज्यादा सोचते हैं, और ज्यादा सोचते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। फर्स्ट वी मस्ट हैव पीस विद इन आवरसेल्व्स, देन वी कैन ब्रिंग पीस फॉर अदर्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो बाहर से हो जाएंगे, फिर डिसीजन मेकिंग करना आसान होगा। आपका अपना सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज एन इंडिविजुअल अफेयर। अब यहां आपको यह भी समझना पड़ेगा साथियों, जो बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं स्टेप्स बता रहा हूं आपको डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले क्या करते हैं हम? देखिए, डिसीजन कब लेते हैं? जब कोई प्रॉब्लम होती है। तो पहला स्टेप यह है कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यही फंस जाते हैं लोग, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। वर्षा एंड सक्सेना मैम, कई सारे सक्सेना मैम है, वर्षा, दीपक, प्रिया जी, ये तमाम लोग जो वहाँ आके, आपको याद है मैंने जब आपका सेशन लिया था तो मैंने आपकी कोई एक हिंदी की मैडम उनसे कहा था कि आपको इंग्लिश आती है, तो उन्होंने कहा नहीं आती है। यू रिमेम्बर? एक आपकी हिंदी की मैडम से मैंने पूछा था कि आपको इंग्लिश आती है, तो उन्होंने कहा नहीं आती है। तो मैंने कहा स्टैंड अप, तो वो खड़ी हो गई। मैंने कहा सिट डाउन, तो वो बैठ गई। तो मैंने कहा अभी तो आपने कहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी आती है सर। यही हालात हम सब के साथ है। प्रॉब्लम एक्चुअल में जो होती है उस तक हम पहुंच ही नहीं पाते। प्रॉब्लम का कोई और रूप हमारे सामने होता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। तो सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। वो कैसे करेंगे आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई? आपको जो प्रॉब्लम दिख रही है एक्चुअल में वो है या नहीं है, इस पर विचार करना है। और ये कैसे होगा? ये उस तरीके से होगा जब आप प्रॉब्लम के होने की वजह ढूंढना शुरू करेंगे। When you start searching for reasons कि किस वजह से वो प्रॉब्लम आई है, तब हमें पता लग जाएगा कि हम, ठीक है आखिर ये बात सही है, आर वी हियर द पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम और वी आर द पार्ट ऑफ ए सोल्यूशन। ये कहना आसान होता है, लेकिन इसको करना बड़ा मुश्किल होता है। जब भी कोई समस्या आती है, मैं उसको कह रहा हूँ, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि यू स्टार्ट इंटरप्रेटिंग इट। उसके रीजंस क्या है, उसके कॉजेज क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। जब आप वजहों पे ध्यान देना शुरू करते हैं तब एग्जैक्टली आपको पता लग जाता है कि प्रॉब्लम ये है एक्चुअल में। जैसे किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, वो कहता मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है ही नहीं।
ये प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप पता लगाते हैं कि इंग्लिश बोलने के मामले में उसे क्या क्या आता है, तो आप बहुत सारी चीजें निकाल के लेके आते हैं कि भाई इंग्लिश वो नहीं बोल पा रहा है, वाई? तो आप रीजंस ढूंढते हैं। पहला रीजन क्या है? आप कहते हैं इसके पास वर्ड्स तो अच्छे हैं, इसको ग्रामर का भी नॉलेज है, साउंड नॉलेज है ग्रामर का, पब्लिक के सामने नहीं बोल पाता है। तो प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम यह आई कि उसे इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश बोल नहीं पाता है। प्रॉब्लम क्या आई कि इंग्लिश नहीं बोल पाता है क्योंकि पब्लिक के सामने नहीं बोल पाता है, वैसे बोल लेता है। तो जब आपने उसके रीजंस तलाशना शुरू किए तो आपको प्रॉब्लम निकल के आ गई, सामने आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रॉब्लम, इट इज द हेजिटेशन दैट स्टॉप्स। यस, तो वो देखना पड़ेगा ना। हमने तो केवल एक स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने प्रॉब्लम क्या बताई? हमने प्रॉब्लम ये बताई ना कि बोल नहीं पाता है। प्रॉब्लम्स आर नॉट स्टॉप साइंस, दे आर गाइडलाइंस। यस, दे आर गाइडलाइंस, बट यू हैव टू टेक देम एज गाइडलाइंस। द थिंग इज दिस, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे आएगा, बात हम ये कर रहे हैं। वो तो ठीक है, गाइडलाइंस हैं, वो आपको दिखा रही है, इशारा कर रही हैं कि आप उनका सोल्यूशन ढूंढो, तो इन्हें में वो गाइडलाइंस हो गई। लेकिन मसला ये है कि उन प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करें। तो पहला तरीका क्या है? आइडेंटिफाई करिए प्रॉब्लम, फिर उसको एनालाइज कीजिए। उसके रीजन जब निकाल के लाएंगे तो आप असली बात पे पहुंच जाओगे कि प्रॉब्लम जिस वजह से बनी है या जिन वजहों से बनी है। फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव्स बनाइए कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, 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 ये कर सकते हैं। क्रिएट द ऑल्टरनेटिव्स। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स को असेस कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए कि क्या ये ऑल्टरनेटिव्स फिजिबल हैं, करने लायक हैं, इनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनालाइज कर लिया है। अब इनमें से आपको सारे यूज नहीं करने, जो दी बेस्ट है वो ऑल्टरनेटिव्स यूज करने हैं, या एक पर्टिकुलर दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज करना है। उसको यूज करके, उसको चूज करके आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं और वेरीफाई करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो हम एनालाइज तो करते नहीं। बाबा बाबा मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाबा कुछ करो मेरा, ये शुरू कर देते हैं बहुत सारे लोग। बाबा आप ही मालिक हो, आप पालनहार हो, ये शुरू कर देते हैं ज्यादातर लोग। अंगूठियां पहनने लग जाते हैं। सॉल्यूशन आपके अंदर है, सॉल्यूशन आपके अंदर है। ठीक है, आप आस्था विश्वास अलग है, वो एक अलग चीज है, लेकिन डिपेंड नहीं होना उस पर। डोंट डिपेंड ऑन इट, डिपेंड मत होइए उस पर डिपेंड होने से काम खराब होता है। शक्ति प्रदर्शन नहीं करिए, शक्ति को पहचानिए। पहचानिए। आप सबसे मेरा अनुरोध, पढ़िएगा आर्टिकल ह्यूमन कॉम्पोजिशन के ऊपर, गूगल पर सर्च कीजिएगा, मानव किस चीज से बना हुआ है। हर समस्या, लेकिन हम उसे ढूंढते बाहर हैं। हर चीज का सॉल्यूशन हमारे पास है, हम उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू रिमूव द हेजिटेशन? नौशाद, हेजिटेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किस तरीके की हेजिटेशन, किस चीज में हेजिटेशन? क्या आप बोलने की हेजिटेशन की बात कर रहे हैं? क्या आप बोलने की हेजिटेशन की बात कर रहे हैं नौशाद? मतलब व्हाट काइंड ऑफ हेजिटेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? अगर आप बोलने के हेजिटेशन की बात कर रहे हैं तो हेजिटेशन का मतलब होता है डर। आस्था और विश्वास अपने कार्यों में होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अब आप हेजिटेशन की बात कर रहे थे, फियर की। हेजिटेशन इज अ काइंड ऑफ फियर, डर। डर को दूर करने के 3 तरीके होते हैं, बता देता हूं आपको। पहला तरीका यह है, जिस चीज से आपको डर लगता है
एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं इसको, जैसे बोलने से डर लगता है, इसी का एग्जाम्पल, बोलने का डर है। तो पहला तरीका यह है कि जिस चीज से डर लगता है उसके विजुअल्स देखिए, विजुअल्स, पिक्चर्स देखिए जिसमें आपको बहुत सारे लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं। फिर दूसरा उस विजुअल्स, फिर उसका दूसरा तरीका क्या है, उसके ऑडियोज देखिए, वीडियोस देखिए, ऑडियो वीडियोस, मतलब लोगों को बोलते हुए, स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं माइक पे, उस तरीके के वीडियोस आप देखिए। तीसरा तरीका क्या है, उस सिचुएशन को फेस कीजिए, बट हाउ, ग्रेजुअली, स्लोली। आपके क्लास में 10 बच्चे ऐसे हैं जो हेजिटेट करते हैं बोलने से, मैं पहले भी दे चुका हूं ये आपको सोल्यूशन में। आपके यहां जब भी कोई प्रोग्राम हो, फंक्शन हो, 10 प्रोग्राम होने हो, 10 आइटम उसमें प्रेजेंट होने हो, आप 10 के लिए अलग अलग एंकर रख दीजिए। पांच मिनट तक लगातार बोलना और 1 मिनट बोलना, फर्क है या नहीं? किसी पर्सन से अगर 1 मिनट बोलने के लिए कहोगे तो वो हिम्मत जुटा के बोल पाएगा जिसके अंदर हेजिटेशन है, लेकिन उससे कहोगे 5 मिनट बोलना है तो घबरा जाएगा। डर को तोड़ने के लिए छोटे छोटे कॉन्फिडेंस की पिल्स बनाइए, कॉन्फिडेंस की छोटी छोटी पिल्स बनाइए और वो दीजिए आप सुबह दोपहर शाम। उससे ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस आएगा। जिसे स्टेज पे आने से डर लगता है, उससे स्टेज पे आके बोलने से डर लगता है, उससे बुलवाइए मत, उसे सिर्फ स्टेज पे बुलाइए और गुड मॉर्निंग कह के कह दीजिए जाओ। उससे पहले उस फील को डेवलप करिए। हेजिटेशन दूर करने के लिए ये 3 चीजें बहुत जरूरी जो मैंने बताई, 3 बातें आपको, विजुअल्स, वीडियोस, एंड थर्ड थिंग, टू फेस द सिचुएशन ग्रेजुअली, धीरे धीरे सिचुएशन का सामना करना, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। डर या तो आप बोल्डली झोंक दीजिए अपने को, उसमें नुकसान भी हो जाता है। अगर बोल्डली आपने झोंक दिया अपने आप को तो कई बार वो जो होता है फ्रस्ट्रेशन की तरफ भी ले जाता है। अगर आप नहीं डिलीवर कर पाए तो यू विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, उन्हें वो गाड़ी चलाने से, उन्हें कार चलाने से डर लगता है और वो आज तक नहीं सीख पाए। क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि वो एक बार गए थे और एक बार ठुक गई, उसके बाद फिर वो आप चलाते नहीं, गाड़ी ठुक गई, नहीं चला रहे, डर बैठ गया। तो एकदम झोंक देना भी सही नहीं है। अगर ग्रेजुअली चलेंगे चीज़ों को लेके तो हेजिटेशन को आप खत्म कर पाएंगे। हेजिटेशन बहुत आराम से खत्म हो जाएगा उस केस में, बहुत आराम से। तो साथियों, ये आज का सेशन था हमारा डिसीजन मेकिंग पे। याद रखिए कुछ बातें जो मैंने आपको बताई कि डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की है, एडवाइस और डिसीजन में फ़र्क होता है। एडवाइस ऑल्टरनेटिव्स के साथ दी जाती है, एडवाइस में व्यक्ति को दिमाग में रखा जाता है, उसके लेवल्स को दिमाग में रखा जाता है। डिसीज़न जब भी लें अपने लेवल्स के, अपने कॉन्फिडेंस, अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से लें। डिसीज़न हर बार सही हो ये ज़रूरी नहीं होता, डिसीज़न गलत भी हो सकता है, लेकिन डिसीज़न को लेने के लिए डिसीज़न सही हो, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और ये जब भी हो सकता है जब हम खुद डिसीजन लें, लोगों की बातों पे न जाएं। शक्ति प्रदर्शन नहीं, शक्ति को पहचानें। और स्ट्रेस को जितना भी आप कम करेंगे उतना आपका, जितना सेल्फ आपका ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा, आप डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि आप खुद डिसीजन जब भी, स्वतः जो डिसीजन लेने की मैंने बात की, वो जब भी हो सकता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ग्रेजुअल कॉन्फिडेंस होम्योपैथी की तरह डर को जड़ से ख़त्म करता है। दीपक जी, बहुत बढ़िया थॉट दिया आपने। होम्योपैथी की तरह है ये, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। समस्या को पहचानें, समस्या का सलूशन आपके पास ही है, सिर्फ उसको एक बार इंटरप्रेट करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि समस्या किस वजह से आई है। और जब वजह पता लग जाती है तो उस वजह के लिए आप ऑल्टरनेटिव्स तलाश करके
आप उसको आराम से पहचान कर उसको काउंटर कर सकते हैं और उस पर निजात पा सकते हैं। इट टेक्स करेज टू टेक डिसीजंस, बिल्कुल, लेकिन डिसीजन जब आप लेना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। देखिए, आपने डिसीजन लिया, आप में से कितने लोगों ने डिसीजन लिया कि आप मुझे सुनना चाहते हैं, तो आपको कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। मैं जितना भी जानता हूँ उतना आपको दे रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा तो हो ही रहा होगा आपको, मुझे लगता है ऐसा। तो डिसीज़न आपने लिया तो देखो उसका परिणाम भी आपके सामने है। तो डिसीज़न जब भी लें स्वतः लें, लेकिन चिंतन मनन करके। ऐसे नहीं है कि मुझे डिसीजन लेना है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो बाउंस बैक, कभी कभी वो डिस्टर्ब भी कर देता है, वो आपको एकदम से गिरा भी देता है। तो डिसीजन वेल थॉट ऑफ होना चाहिए, आपका होना चाहिए, लेकिन वेल थॉट ऑफ होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन की चिंगारी हमेशा अपने अंदर जलाए रखें। डिसीजन जो भी लें अपने गोल स्टेटमेंट के हिसाब से लें। आज आप सब लोगों की जिम्मेदारी हो गई है, आप सबकी ड्यूटी है। सबको मैं अपनी कम्युनिटी का मेंबर मानता हूँ, अपनी फैमिली का मेंबर्स मानता हूँ आप सबको, इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी। आज एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, आज ही करना है आपको, आज ही, कुछ भी करना पड़े आज ही करना है। 10 साल बाद ये आज आपको सोचकर लिखना है अपनी डायरी में, और हो सके तो मुझे बता भी देना है। 10 साल बाद या 5 साल बाद, ये डिसाइड आप कर लें, 5 साल या 10 साल, जो भी लिमिट डिसाइड कर रहे हैं, 5 से 10 साल के बीच में आप अपने को कहाँ पाते हो, ये एक डिसीजन गोल स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए। और इसको आप फुलफिल कैसे करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन पहले एक डिसीजन आप ये गोल स्टेटमेंट बना लें जो आपके डिसीजन में आपको हेल्प करेगा। ये गोल स्टेटमेंट आपके डिसीजन में आपको बहुत मदद करने वाला है, ये ज़रूरी है। बहुत हुआ दीपक जी, बहुत हुआ, क्या लिखना चाह रहे हैं आप? बहुत हुआ दीपक जी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बहुत हुआ दीपक जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात। बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा बोर कर दिया क्या मैंने आपको, आप सबको? दीपक जी, क्या मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया? बहुत हुआ आप लिख रहे हैं, तो अब दीपक जी भी कह रहे हैं बहुत हो गया भाई। बहुत देर से आप हम लोगों को जो है बांध के रखे हुए हैं, ऐसा शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं दीपक सक्सेना जी। दीपक जी, कई बार चीज़ें पेनिंग होती हैं लेकिन लाभदायी होती हैं, दर्द देने वाली होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो दर्द नहीं दे रही होती, वो आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं, वो आपको मजबूत बनाती हैं। मजबूती ऐसे ही नहीं आती है, मजबूती जब ही आती है जब आप अपने अंदर दुख झेलने की क्षमता और एडवर्स सिचुएशंस में जब आप परफॉर्म करते हैं तब आप मजबूत बनते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में, एडवर्स सिचुएशंस ही। नो सर, नौशाद, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? नो सर, व्हाई यू आर सेइंग नो सर? अर्लियर यू सेड यस सर, नाउ यू आर सेइंग नो सर। फायदा, बहुत हुआ फायदा, ओके, यू आर ट्राइंग टू से बहुत हुआ फायदा। ओके दीपक जी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे, यानी जो पीलीभीत से खास तौर पे बहुत सारे हमारे मित्रगण जो यहाँ इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, मेरा एक काम ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब, मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप ग्रुप में है, स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है, मेरी ओर से आप डायरेक्टर सर को धन्यवाद दीजिएगा, कहिएगा कि मौसम सिन्हा सर ने आपका धन्यवाद दिया है इस बात के लिए कि आपने सभी टीचर्स से कहा कि वो सेशंस को अटेंड करें, और आप सब सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको धन्यवाद दीजिएगा। और धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाऊँ, तो ये मेरे लिए एक ज़िम्मेदारी का विषय है। तो इस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ, तो आप ज़रूर उनसे ये कहेंगे कि आज लिखेंगे कि धन्यवाद आपका। नौशाद अली, आई एम नॉट बोरिंग, आई एम नॉट बोरिंग, यू आर नॉट बोरिंग एट ऑल, ऑल ऑफ यू आर नॉट बोरिंग। आप सभी लोग बेहतरीन हैं
और बड़ा अच्छा कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। ये आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, यही आपके एटीट्यूड का एक प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल का सेशन बहुत क्रूशियल है इस लिहाज से कि कल मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूँगा, बल्कि आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि जैसे ही सेशन स्टार्ट हो आप अपने क्वेश्चंस एक एक करके सेंड करना शुरू कर दें। और एक रिक्वेस्ट ये है कि जब एक का उत्तर आ जाए तभी आप दूसरा कोई क्वेश्चन पोस्ट करें। ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चंस लगातार पोस्ट करते चले जाएं, तो वो फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो जब एक क्वेश्चन आ जाए और उसका आंसर मिल जाए तब आप आगे जवाब दें। नाइस टीचिंग सर, नौशाद, थैंक यू वेरी मच। सब आप लोगों से ही सीखा और आप ही लोगों को दे रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चंस आप करें। करियर काउंसलिंग, रादर करियर गाइडेंस पे ये सेशन है। इसमें सवाल जो है वो एरियाज पे नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे नहीं होंगे। आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे सवाल नहीं पूछेंगे, बल्कि जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे एटीट्यूड सेटिंग के ऊपर। और आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कीजिए कि वो ये सेशंस अटेंड करें। थैंक यू सर, शिखा इज सेइंग थैंक यू सो मच। तो अपने स्टूडेंट्स को भी आप कह सकते हैं कि वो भी यहाँ पर आएँ, या अपने स्टूडेंट्स का सवाल तो आप पूछ ही लेंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट्स को चाहें तो उनको भी कह सकते हैं कि वो सेशंस को अटेंड करें। मेरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने फेसबुक से पोस्ट कर दें। स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप दे सकते हैं उसको। स्टूडेंट्स के जो ग्रुप्स होंगे आपके यहाँ आपके स्कूल्स में, वहाँ भी आप उस ब्रोशर को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स को पता लग जाए। और उनको एक रिक्वेस्ट नोट भी वहाँ लगा करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सेशन को अटेंड करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करें। साथियों, आज का सेशन हमने 5:30 बजे किया। उसकी वजह थी कि मेरा एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस सीबीएसई की ओर से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो मैं आई वॉज बिजी देयर, इसलिए मैं टाइम से सेशन नहीं कर पाया। क्योंकि वहाँ मेरा 4 से 5 सेशन था, तो उसमें थोड़ा सा लेट होना ही था, मुझे ऐसा लग रहा था। इसलिए आई थॉट कि 5:30 होना चाहिए, बट कल हम 5 बजे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।